गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और उसमें हमने औद्योगिक संरचना को पढ़ा था, भारत के औद्योगिक प्रदेशों को पढ़ा था पिछली कक्षा में। आर्थिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है पिछली कुछ कक्षाओं में। आज की इस कक्षा में हम एक नए टॉपिक को लेंगे जिसको नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। आज हम नगरीकरण के संदर्भ में पढ़ेंगे शहरीकरण या नगरीकरण होता क्या है, नगरीकरण की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है, इन सभी के बारे में आज की इस कक्षा में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नगरीकरण, भारत में नगरीकरण। भारत में नगरीकरण ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। भारत की ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। ये कुछ आखिरी के टॉपिक है, इसके बाद एक दो टॉपिक और बचे हैं, उनको भी हम कर लेंगे। देखिए, नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। अर्बन कहते हैं शहर को, रूरल कहते हैं ग्रामीण स्थिति को, रूरल कहते हैं गांव के लोगों को। तो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण क्या हुआ, यानी कि सिंपल सा इसका हम अर्थ निकाल सकते हैं कि नगरों की ओर होने वाली वृद्धि, नगरीय वृद्धि, नगर की जनसंख्या में वृद्धि कह सकते हैं, उसी को नगरीकरण कहेंगे। सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि कोई जनसंख्या का वह समूह जो ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित हो, उससे वह बदल करके शहरी, औद्योगिक और शिक्षित समाज में परिवर्तित हो जाता है, उसको अर्बनाइजेशन कहते हैं। क्या क्या बोला मैंने, देखिए, ग्रामीण, खेतीहर, और अशिक्षित। जब यह समाज परिवर्तित होकर के ग्रामीण से शहरी, खेतीहर से औद्योगिक और अशिक्षित से शिक्षित समाज में तब्दील हो जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को ही शहरीकरण के नाम से जाना है। शहरीकरण, नगरीकरण, अंग्रेजी में अर्बनाइजेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। कोई समाज अशिक्षित ग्रामीण और खेतीहर से परिवर्तित होकर के शिक्षित और औद्योगिक और शहरी समाज में जब परिवर्तित हो जाता है तो उस प्रक्रिया को शहरीकरण, नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे विद्वान आए, उनमें से एक डेविस नाम के विद्वान आए, उन्होंने अपने तरीके से कहने की कोशिश की, बात वही की है जो है। उन्होंने कहा कि नगरीकरण एक सुनिश्चित प्रक्रिया है, परिवर्तन का वह चक्र है जिसमें जो ग्रामीण समाज उद्योगों की शहरों की तरफ जाता है। ग्रामीण समाज, ये कह सकते हैं कि अशिक्षित समाज शिक्षित समाज की ओर प्रगति करता है। इस तरीके से अलग अलग विद्वानों ने परिभाषा देने की कोशिश की है, ठीक है। तो वो परिभाषाएं आप देख लेना, क्या उन्होंने दी है, क्या उन्होंने नहीं दी। देखते हैं नगरीकरण भारत में किस तरीके से हुआ। स्वतंत्रता के समय भारत को गाँवों का देश कहते हैं, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या भारत में वर्तमान में भी ज़्यादा रहती है। विश्व के कई विकसित देश हैं जहाँ पर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत ज़्यादा होता है। जो पिछड़े हुए देश हैं उनमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बहुत कम होता है, और जो विकासशील देश हैं उनमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दिनों दिन बढ़ता रहता है। तो वर्तमान में अगर 2021 की जनगणना आती है अगर मुश्किल है आना वैसे, क्योंकि जनगणना हो नहीं पाई है अभी। 2020 में ही होनी चाहिए थी जनगणना, तो ताकि आंकड़े तब तक उपलब्ध हो जाए।
तो 2021 की जनगणना अगर आती है, अगला साल ही है, तो देखा जाएगा कि जनसंख्या में क्या परिवर्तन होता है, उसमें नगरीय जनसंख्या कितनी बढ़ती है। 1901 में स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे ज़्यादा नगरीकरण हुआ है। 1901 में देश में केवल और केवल 2.59 करोड़ लोग ही शहरों में निवास करते थे, यानी कि लगभग 3 करोड़ लोग शहरों में निवास करते थे 1901 में, ठीक है। और जनसंख्या लगभग 1901 के आसपास भारत की 25 करोड़ के आसपास थी, ठीक है। फिर ये बढ़कर के 2011 में कितनी होगी, लगभग 37.7 करोड़ होगी, ठीक है। 37.7 करोड़ हो गई ये जनसंख्या। तो इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या बढ़ी है। लगभग भारत की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या में पिछली एक शताब्दी में कहा जा सकता है कि इस दौरान ये लगभग 110 सालों का वक्फा हो गया। इस दौरान देश में 15 गुना वृद्धि हुई है। कितनी गुना? 15 गुना। देश की लगभग 31% जनसंख्या, राउंड फिगर में बता रहा हूँ मैं, 31% जनसंख्या वर्तमान में शहरों में निवास करती है। 69%, एक कम 70% जनसंख्या वर्तमान की अभी भी गाँवों में रहती है। पिछली जनगणना के अनुसार हम पढ़ते थे भारत में जो है 1 चौथाई जनसंख्या जो है वो शहरों में निवास करती है, बाकी 3/4 जनसंख्या कहाँ रहती है? ग्रामीण क्षेत्रों में। 3/4 का मतलब यह है 3/4, यानी कि 4 में से 3 हिस्सा 75% जनसंख्या कहाँ निवास करती थी? ये निवास करती थी ग्रामीण में 2001 की जनगणना के अनुसार। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा कितना रह गया? 69% ग्रामीण जनसंख्या का। यानी कि कह सकते हैं कि पहले 25% लोग शहरों में निवास करते थे, वर्तमान में 31% लोग और 32% मान लीजिए इतने लोग कहाँ निवास करते हैं? ये निवास करते हैं शहरों, ठीक है। तो नगरीकरण जैसे जैसे हम विकसित होते जाएंगे उसी प्रकार से नगरीकरण बढ़ता जाएगा, ठीक है। हम शिक्षित होते जाएंगे तो नगरीकरण के दायरे में आ जाएंगे, हम औद्योगिक होते जाएंगे तो नगरीकरण के दायरे में आ जाएंगे, और हम शहरी होते जाएंगे तो शहरीकरण नगरीकरण के दायरे में आ जाएंगे। आज हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो है ग्रामीण इलाके पाए जाते हैं, धीरे धीरे वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है और हम शहरों की ओर हमारा रुझान हो रहा है। हमारे नज़दीक जो शहर है उस शहर में हम जाकर के बसने की, खाने कमाने की कोशिश करते हैं, उद्योग धंधे खोलने की कोशिश करते हैं। कुछ भी नहीं तो कम से कम अपना जो खानदानी काम है या हमने जो हुनर सीखा है वो हुनर, उसकी जो कदर है वो गांव वाले नहीं कर पाते, शहर वालों को उनकी कदर पता होती है। वहाँ पे अच्छी मोटी इनकम वो कमाई जा सकती है, इसलिए वहाँ जा कर के हम अपनी दुकानें डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है शहरीकरण के अंतर्गत आती है। फिर वो शहर धीरे धीरे फैलता हुआ विशाल मात्रा में चारों तरफ से बढ़ता रहता है, ठीक है। तो वो नगरीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। ऐसा ही नहीं है कि मान लीजिए ये जयपुर का नक्शा मान लीजिए, ठीक है। अब जयपुर का नक्शा में इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इसी के अंदर आके बसेंगे हम तब शहरीकरण होगा। ये जयपुर चारों तरफ से फैल रहा है, चारों तरफ से क्या है? फैल रहा है। आने वाले समय में जयपुर इतना फैल जाएगा कि जयपुर का नक्शा इस तरीके से बनाना पड़ेगा। ये वाले सारे आसपास के जो गांव हैं वो जयपुर के अंदर आ जाएंगे। जिस तरीके की संरचना जयपुर में पाई जाएगी उसी तरीके की संरचना इनमें भी पाई जाएगी, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को नगरीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो नगरीकरण की प्रक्रिया ऐसे होती है, धीरे धीरे नगर बढ़ता रहता है चारों तरफ से, ठीक है। अब देखते हैं जब नगरीकरण बढ़ने लगता है, नगरीकरण होने लगता है, तो किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है नुकसानदायक होती है। अब नगरीकरण बेरोक टोक हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग नगरों की ओर प्रवास कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसके कारण क्या है? नगरों में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है बहुत सारी। तो परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है कि नगरीकरण की कौन कौन सी समस्याएं समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
नगरीकरण की प्रमुख समस्याओं को समझाइए। परीक्षा में प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो उसको भी हम समझाएंगे भाई, ऐसी कोई बात थोड़ी। तो नगरीकरण की समस्या हमारा अगला टॉपिक रहेगा। आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, आपको याद होनी चाहिए ये सारी चीज़ें, फिर आप निकल जाओगे कॉलेज से, ठीक है। कोई बीएड करेगा, कोई क्या करेगा। नगरीकरण की समस्या है। प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन। देखिए, मैंने बताया ना अभी, किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसानदायक होती है, उसमें समस्याएं उत्पन्न होती है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, वहाँ तक वो चीज़ हमको फ़ायदा पहुँचाती है, फिर उसके आगे लिमिट जैसे हमने क्रॉस की, वो चीज़ हमारे लिए नुकसान का ज़रिया बन जाती है। तो इसी तरीके से अब नगरीकरण भी क्या है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो नगरों में क्या है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उन समस्याओं को नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहली समस्या क्या है, कॉमन समस्या है आवास की समस्या। आवास की समस्या। आवास की समस्या से क्या तात्पर्य है, आवास की समस्या से तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, शहरों में रहने के लिए मकानों की कमी आएगी। अब मान लीजिए, मुझे ही मान लीजिए, मैं अपने जो गृह जिला है उसको छोड़ करके किसी दूसरे गृह जिले में जाकर के अध्ययन कार्य कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके, हालांकि जहाँ मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ तो इतना डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ इतनी समस्याएं नहीं है, लेकिन अक्सर लोग जब शहरों की तरफ जाते हैं, बड़े शहरों की तरफ जब लोग जाते हैं, तो बड़े शहरों की तरफ क्या होता है, वहाँ जाने के फलस्वरूप आपको पता चलता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, यहाँ आपको कमरा किराए से नहीं मिलेगा। कमरा किराए से ले तो 5,000 10,000 रुपये किराया होता है, बहुत ज़्यादा किराया होता है। कहने का मतलब ये है, हम अपनी तनख्वाह में जो हमको सैलरी मिलती है उसके अंदर उस किराए को मेंटेन नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, आवास की समस्या प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए कोई नया लोग वहाँ जाकर के बसने की कोशिश करेगा, तो उसको समस्याएं आएगी, जिसमें सबसे पहली समस्या है रहने की समस्या। तो आवास की समस्या एक इम्पोर्टेंट समस्या है। फिर उसको क्या है, शहर से बाहर जाकर के जो गंदी बस्तियां जो होती है, वहाँ जाकर के अपना रहन सहन करना पड़ेगा। एक टपरी बांध करके या छोटा मोटा प्लाट वालट खरीद करके उसको रहना पड़ेगा। या फिर शहर के बाहर वाले इलाके में जाएगा, तो वहाँ पर उसको हो सकता है कमरों के किराए की कीमत कुछ कम मिले, वहाँ जाकर के। तो ये आवास की समस्या कॉमनली है। ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी, जगह तो वही है ना भाई, जगह तो वही है ना, तो ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी, इस वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपको आवास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसके बाद दूसरी इम्पोर्टेंट समस्या उत्पन्न हो जाती है, वो है गंदी बस्ती की समस्या। गंदी बस्ती की समस्या। अब गंदी बस्ती की समस्या से क्या तात्पर्य है, गंदी बस्ती की समस्या से तात्पर्य यही है कि इन क्षेत्रों में जो है गंदी बस्तियां पनप जाती है काफ़ी सारी। अब गंदी बस्तियां पनपेगी तो क्या होगा, गंदी बस्तियां पनपेगी तो वहाँ पर कई सारी बीमारियां उत्पन्न होगी, महामारियां वहीं से शुरू होगी, ठीक है, धीरे धीरे फैलेगी वो। इसके अलावा कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, अच्छा पोषण उनको नहीं मिल पाएगा। अब गंदी बस्तियां उत्पन्न होने का क्या कारण है, वही आवास की समस्या। अब देखिए, मान लीजिए कुछ अच्छे काम करने वाले लोग हैं जो जिनको स्वर्ण कॉलर कहते हैं, रेड कॉलर, स्वर्ण कॉलर जिनको बोलते हैं ना, यानी कि द्वितीयक व्यवसाय करने वाले मुख्यतः। तो वो लोग तो क्या करेंगे, अच्छे मकान ले लेंगे, खरीद लेंगे, या फिर उतना किराया दे देंगे जितना किराया शहरों के बीच में मकानों का होता है, क्योंकि उनकी तनख्वाह ज़्यादा होती है। अब जो लोअर क्लास होते हैं बेचारे, जो औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने के लिए जाते हैं,
उनकी सैलरी होती है 10-12-15 हज़ार रुपये, तो इसमें वो अपने किराए को नहीं दे पाते। उद्योगों में काम करने वाले मुख्यतः श्रमिक जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, शहरों के बाहर जा कर के अपनी बस्तियां बसा लेते हैं, कच्चे पक्के मकान बना लेते हैं। ईंटों के मकान कच्चे चुनाई करके ऊपर छप्पर डाल देते हैं, टिन डाल देते हैं, चद्दर डाल देते हैं, या फिर झोपड़ियाँ बना लेते हैं। सारी चीज़ें होती हैं जो अस्थायी रूप से बनाते हैं वो। तो वो क्या करते हैं, बनाने के बाद अब बना लिया उन्होंने, ना वहाँ सड़क है, ना वहाँ बिजली है, ना वहाँ पानी है, ये कुछ भी नहीं होता वहाँ। लेकिन अब उनको ज़रूरत के लिए पानी की आवश्यकता तो होगी, तो पानी लेके आते हैं इधर उधर से, या फिर हो सकता है कहीं से ट्यूबवेल लगी हुई हो, कहीं टंकी हो, कहीं हैंडपम्प हो, वहाँ से पानी वानी भर के लेके आते हैं। उन पानी का वो इस्तेमाल करते हैं नहाने धोने खाने पीने में। उस पानी के निकासी की सुविधा नहीं होती, क्योंकि वहाँ नालियाँ नहीं बनी हुई है, क्योंकि सरकार ने बस्ती नहीं बसाई वहाँ। तो अगर सरकार बस्ती बसा दी तो वहाँ इंतज़ाम करती, लेकिन अस्थायी रूप से बस्तियाँ बसी है तो वहाँ पर वो पानी इधर उधर से बह करके कहीं एक नीची जगह पर जा कर के भरने लग जाता है। तो इस तरीके की दूसरी बात, उनके घरों से निकला हुआ कचरा, वो कचरा भी आसपास के इलाके में कहीं फेंक देते हो, तो वहाँ पे क्या है, कचरा, गंदगी, इस तरीके की सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब वो उनके पास ना शौचालय होते हैं, तो वो खेतों में इधर उधर जा कर के अपना कार्य पूरा कर लेते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, वहाँ पर गंदगी उत्पन्न हो जाती है, और गंदगी उत्पन्न हो जाती है। अब अगर एक घर की बात हो तो ये एक बहुत बड़ी बस्ती बन जाती है इस तरीके से, क्योंकि सारे जो श्रमिक लोग हैं वो आ करके चारों तरफ बस जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कचरे का उत्पादन होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की निकासी होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मलमूत्र का त्यागना, ये सारी चीज़ें होती हैं। गंदी बस्ती की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट समस्या क्या है, प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण की समस्या में क्या होता है, प्रदूषण की समस्या में ये होता है भाई, शहरी क्षेत्रों में जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रैफिक चलेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में उद्योग धंधे स्थापित होंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग रहेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके वाहनों से निकला हुआ धुआं, औद्योगिक चिमनी से निकला हुआ धुआं, वो सारा कहाँ जाता है, वायुमंडल में, और वायु को प्रदूषित करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, पहली बात तो। दूसरी बात, जल प्रदूषण होता है। उद्योगों में जो काम आने वाले जो जल है, उस जल की निकासी, जो गंदा जल होता है, जल की निकासी क्या कर देते हैं, वो नाले में बहा देते हैं। अब पर्सनली नाला तो बना नहीं सकते, पर्सनली सड़क तो बना सकते हैं अपने वाहनों के आने के लिए, पर्सनली नाला तो नहीं बना सकते ना गंदे पानी की निकासी के लिए। तो क्या है, वो पानी जो गंदा जल होता है वो उद्योगों के माध्यम से कहाँ चला जाता है, नदी नालों में बहा दिया जाता है। तो जल प्रदूषण की समस्या हो जाती है, भूमि प्रदूषण की समस्या वहाँ पर उत्पन्न होती है। इस तरीके की तमाम प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पी पौ पी, कभी आप जाकर के ट्रैफिक चौराहे पे जहाँ पर बत्तियाँ नहीं लगी हो, उस चौराहे पे आप जाकर के 10 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, आपके कान निपक जाएंगे क्या। बहुत ज़्यादा समस्या होती है, पी पी पौ पौ, उधर से ट्रेन आएगी, मेट्रो, वो चिल्लाएगी, इधर से ऑटो वाला, इधर से बस वाला, इधर से अलग अलग लोग चिल्लाते रहते हैं। तो वो सारी समस्याएं, इसके अलावा डीजे बाजे गाजे, ये सारी चीज़ें होती हैं जो शहरों में शोर शराबे को जन्म देती है, जिस वजह से ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी वहाँ पर उत्पन्न होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रदूषण की समस्याओं को बढ़ाती हैं। इसके बाद परिवहन की समस्या, ये तो आपने भी महसूस की होगी, परिवहन की समस्या। इतनी बड़ी बड़ी, इतनी चौड़ी चौड़ी, अच्छी अच्छी सड़कें हैं शहरों में होती है, और सिस्टमेटिक तरीके से सारा निज़ाम चलता है। लाल बत्ती भी है, नीली पीली बत्ती भी है, हरी बत्ती भी है, जेब्रा क्रॉसिंग भी लगाई हुई है, ब्रेकर्स भी लगाए हुए हैं, सारी चीज़ें लगाई हुई है, फिर भी परिवहन की समस्या है। क्यों है? देखिए,
कभी आप अपना पर्सनल वाहन लेकर के जाइए, अगर जाम लग गया तो गई घंटों की, वहाँ ना आपको पानी मिलेगा पीने को, ना आपको खाने को खाना मिलेगा। बहुत बुरी समस्या उत्पन्न हो जाती है जब परिवहन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। परिवहन के साधन पर्याप्त मात्रा में है, सड़कें पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन कभी बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ होने की वजह से या फिर कोई अचानक दुर्घटना होने की वजह से जो बड़ा वाहन फंस जाता है बीच में, उसको निकालने के चक्कर में बहुत लंबा जाम लग जाता है, वाहनों की कतारें लग जाती है, परिवहन की समस्या। इसके अलावा गलियों कूचों में गाड़ी चलाना बड़ी मुश्किल काम होता है। तो ये सारी समस्याएं शहर के अंदर उत्पन्न होती है शहरीकरण के ज़्यादा होने से। ज़्यादा मात्रा में लोग शहरों में जाएंगे तो ज़्यादा वाहन होंगे, ज़्यादा वाहन होंगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा सड़कों की आवश्यकता होगी, अलग अलग मार्गों की आवश्यकता होगी, ताकि ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा सके। एक तरफ मान लीजिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस ट्रैफिक को डाइवर्ट करके दूसरी तरफ लाया जा सके। इस तरीके के इंतज़ाम करने होते हैं, लेकिन इंतज़ाम नहीं हो पाते। तो ये परिवहन की समस्या उत्पन्न हो जाती है वहाँ पर। पांचवा है जलापूर्ति की समस्या। जलापूर्ति और कह सकते हैं कि बिजली आपूर्ति, ये भी एक इम्पोर्टेंट समस्याओं में से है। क्या होता है, अक्सर शहरों में बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए उतनी मात्रा में पानी नहीं हो पाता। भाई एक लिमिट ही तो होती है ना भाई, कि भाई इतने लोगों के लिए इतना पानी आवश्यक है, तो इतना पानी वहाँ शहरों में आता है, ज़मीन से निकाला जा सकता है। अब बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ बढ़ेगी तो उतना पानी शहरों में प्रोवाइड नहीं हो पाता, शहरों में नहीं आ पाता। तो क्या होता है, जब इतना पानी शहरों में नहीं आ पाता तो पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। गंदा पानी पीने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ता है। सिविल लाइनों का जो पानी है, उन पानी को प्योरीफाई करके पीना पड़ता है। बोतलों में जो पानी आता है, एक्वाफिना, रेल नीर, बिस्लेरी, ये सारी बोतलों में जो पानी आता है, सुनने में तो ऐसा ही आता है कि फ़िल्टर वाला पानी जो होता है वो सिविल लाइनों से, उनसे ही फ़िल्टर होकर के आता है। तो शहरों में समस्या उत्पन्न हो जाती है पानी की। इतनी मात्रा में पानी कहाँ, अब देखिए शहरों में आपने देखा होगा बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं और रिहायशी इलाके होते हैं, रिहायशी इमारतें भी होती है, जिनमें एक इमारत में कम से कम 17 मंजिलें हैं। तो 17 मंजिल में यूँ समझ लीजिए आप एक कमरे हैं, तो मान लीजिए एक मंजिल में 5 कमरे, 17 पंजे लगभग कितने हो गए, 16 पंजे तो 17 85 घर हो गए। और 85 घरों के लिए अलग अलग पानी के कनेक्शन आपको देने होंगे। बन रही सर, 85 घरों के लिए आपको अलग अलग क्या देने होंगे, कनेक्शन देने होंगे। तो अलग अलग कनेक्शन जब आपको देने होंगे तो क्या है, इतनी ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी, प्रेशर की आवश्यकता होगी उस पानी को ऊपर तक पहुंचाने के लिए, और बहुत सारा पानी वेस्टेज भी हो जाएगा। तो इस तरीके की पानी इतना कहाँ से आए, ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। बिजली की समस्या, अब सभी लोगों को बिजली चाहिए, सभी लोगों को बिजली होने के अलावा ट्रैफिक में बिजली चाहिए, और इसके अलावा शहर की सजावट के लिए बिजली चाहिए। बहुत ज़्यादा बिजली की आवश्यकता होती है, तो बिजली की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरी बात, जो कच्ची बस्तियां होती हैं, उन कच्ची बस्तियों में भी पानी और बिजली की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न होकर के क्या हो जाती है, जलापूर्ति और बिजली आपूर्ति की समस्या शहरों में उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपके। तो शहरों में जल की आपूर्ति सही तरीके से, अब जयपुर शहर है, जयपुर शहर के जल की आपूर्ति बीसलपुर बांध से की जाती है। कितनी दूर से पानी आ रहा है देखिए आपको, वहाँ से पानी जयपुर लाया जाता है और वहाँ से फिर जयपुर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उस पानी को, है ना। चलिए, इसके बाद छठी प्रमुख समस्या क्या हो जाती है, खाद्य पदार्थों की समस्या। खाद्य पदार्थों की समस्या, खाद्य पदार्थों की समस्या से क्या तात्पर्य है, देखिए शहरों में अक्सर क्या होता है, मिलावटी सामान ज़्यादा मिलता है। गांव में आपको शुद्ध सामान मिलेगा, क्योंकि गांव में जनसंख्या कम है और संसाधन अधिक है, खाद्य संसाधन। उदाहरण के रूप में दूध ही ले लीजिए आप। गांव में हम
भैंस का दूध या गाय का दूध जो लेने जाते हैं, हम सामने बैठ करके निकलवा के लेके आ सकते हैं। ठीक है, चाहे उसकी कीमत हमको 40 रुपये देने पड़े, 50 रुपये देने पड़े, 60 रुपये देने पड़े। वही दूध आपको शहर में नहीं मिलेगा, उतना शुद्ध दूध आपको वहाँ मिलावटी दूध आपको मिलेगा। पाउडर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें उसमें डाल देंगे, गड़बड़ कर देंगे सारा मामला, और वो भी आपको गांव से ज़्यादा रेट में मिलेगा। पन्नी वाला पैकेट वाला दूध आपको मिलेगा, हालांकि डेयरी कहते हैं उसको, लेकिन उसमें भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें डालते हैं, उसको स्टोर करके रखा जाता है 4-5 दिन तक। शुद्ध सामग्री आपको नहीं मिलेगी। गांव में आपको देसी घी मिलेगा, डिब्बों का घी आपको शहरों में मिलेगा, वो भी नकली वाला, है ना। चाहे कितना ही अच्छा ब्रांड ले लीजिए, भगवती ले लीजिए, कृष्णा ले लीजिए, महान ले लीजिए, आपको किसी में भी ओरिजिनलिटी नहीं मिलेगी। इसके अलावा 150-150, 200 रुपये किलो और घी आते हैं, वो पता नहीं किसके बनाते हैं। वो सारे आइटम आपको मिलेंगे, लेकिन शुद्धता आपको नहीं मिलेगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं खाद्य पदार्थों के मामले में, बेसन आपको मिलेगा, वो भी आपको शुद्ध नहीं मिलेगा। ठीक है, उसमें सूजी, आटा, पता नहीं जने क्या क्या उसमें मिला देते हैं। गेहूं भी आपको शुद्ध नहीं। अभी कुछ समय पहले आया था, आपको मालूम होगा कि चीन वालों ने जो है प्लास्टिक के चावल बनाए और उसको बाकायदा बेचा बाजार में, और लोगों ने खाया। समझ में आ रही है, प्लास्टिक के चावल, और उसकी प्रक्रिया भी बताई थी किस तरीके से। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, मिलेगा आपको, मैंने भी देखा था उसको। प्लास्टिक के चावल बनाए उन्होंने, और चावल को बाज़ार में बाकायदा बेचा भी, लोगों ने खाया भी। लेकिन किसी ने खाने में जब उसको खा रहे थे वो लोग, तो हाथों में चिकनाहट सी ज़्यादा महसूस हुई उनको। तो क्या किया उन्होंने, उस चावल की एक बॉल सी बनाई, इकट्ठा करके चावल उबाल करके बॉल सी बनाई, और बॉल को जब ज़मीन पर थोड़ा ठंडा होने के बाद गिराया तो वो उछल के वापस गिरी। अब अगर ओरिजिनल चावल आता तो बिखर जाता, लेकिन उसमें क्या है, उछल के वापस गिरी, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ मामला है। तो फिर बाद में तफ्तीश हुई तो पता चला इसमें प्लास्टिक के कुछ अवयव, कुछ कण मौजूद है। ठीक है, इस तरीके से आटे में मिलावट है। आटे को गूंद लिया तो उसको यूं यूं करे जा रहे हैं नल के सामने, वो हाथों में से निकलता है, जा ही नहीं रहा हो। जबकि आटा तो क्या होता है, निकल के चला जाएगा, हाथ धुल जाएगा अपना, लेकिन वो निकल के जा ही नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो खाद्य पदार्थों में मिलावट के जरिया बनते हैं। अब इतनी सारी सामग्री कहाँ से लेके आएंगे बताइए, लाना मुमकिन है क्या? नहीं है ना। ज़्यादा पूरी जनसंख्या जो शहरों की ओर पलायन करके जाएगी, तो शहरों में इतनी सारी चीज़ें उन सभी के लिए प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। तो नकली और मिलावटी सामान वहाँ पर आपको मिलेगा, और अगर ओरिजिनल भी आपको मिल जाए बाय द वे, तो आपको उसकी बहुत ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी, क्योंकि वो वहाँ पे पैदा नहीं हो रहा, दूसरी जगह से आ रहा है, तो आपको टैक्स वगैरह सारा उसका खर्चा देना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या है, दुर्घटना की समस्या। गांव में सिर्फ आपको एक चीज मार सकती है, क्या? प्राकृतिक आपदा। शहरों में पल पल पर मौत खड़ी हुई है। गांव में आप खेत में जाते हैं, आपको कहीं से भी किधर से भी मरने का धोखा नहीं रहता। ठीक है, शहरों में पल पल पर आपकी मौत खड़ी हुई है। आप रोड पे जा रहे हैं, हो सकता है कोई वाहन का ब्रेक फेल हो गया, आपको उड़ा करके ले जाए। आप रोड पे चल रहे हैं, हो सकता है जो बिजली का खंभा आपके ऊपर गिर जाए। हो सकता है आप जिस सड़क पर चल रहे हैं वो सड़क नीचे धंस जाए, क्योंकि सिविल लाइन होती है उसके नीचे। तो शहर में पल पल पर मौत खड़ी हुई होती है, दुर्घटनाओं की संभावना। आप मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, हो सकता है आपकी कुछ गलती नहीं है, सामने वाला तेज रफ्तार में आ रहा है, उससे रुके नहीं, ब्रेक नहीं लगा, एकदम से आप भी गए वो भी गया। पीछे वाले से ब्रेक नहीं, आप भी गए वो भी गया। साइड वाला इधर ही से आके टक्कर देगा, इधर से आके टक्कर। किसी भी प्रकार का आप वाहन लेके जाइए, कितना ही सेफ्टी वाला लेके जाइए, आपका मौत इंतज़ार करती रहती है। शहरों में दुर्घटनाओं की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ रहती हैं। आप इलेक्ट्रिक सामानों का उपयोग करेंगे, आप चूल्हा नहीं जलाएंगे, वहाँ पे गैस जलाएंगे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। गैस सिलेंडर में हो सकता है रिसाव हुआ हो, आपकी गलती हो या फिर नहीं हो, रिसाव हुआ हो, गैस सिलेंडर फट गया, ख़त्म मामला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको शहरों में मिलेगी। तो दुर्घटनाओं की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ शहरों में हो जाती है। ठीक है, उस समझते ही आप सारी चीज़ें। प्रशासनिक और लिख सकते हैं आप, प्रशासनिक समस्याएं।
प्रशासनिक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। प्रशासनिक समस्याओं में क्या कहेंगे आप? प्रशासनिक समस्याओं से तात्पर्य चोरी, डकैती, लूटपाट, रेप, ये सारी घटनाएं आपको शहरों में मिलेगी। आप जा रहे हैं, पीछे से 2 बाइक सवार आए, आपसे मोबाइल छीना, आपसे बंदूक तानी, रिवॉल्वर आपके कनपट्टी पर रखी, पैसे निकालो। आप क्या करेंगे? हाईवे पे जा रहे हैं तो नहीं निकालेंगे तो ख़त्म मामला। बहुत सारे केसेस हम अखबारों में पढ़ते हैं, अखबार भरे हुए हैं, और अक्सर ऐसे केसेस गाँव में नहीं होकर के शहरों में ज़्यादा होते हैं। तो ये प्रशासनिक समस्याएं वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। हालांकि गाँव से ज़्यादा चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले खड़े होते हैं वहाँ पर, चौकियाँ बनाई हुई थी, मुस्तैदी की होती है उनके, लेकिन उनके बीच भी वो शातिर लोग अपने काम को सरअंजाम दे देते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं जो नगरीकरण के बढ़ने से उत्पन्न होती है। अब आपको मैंने इस तरीके से लिखा है, आपको इस तरीके से कतई नहीं लिखना। आपको टॉपिक वाइज बिंदु आपको याद रह जाएंगे, इनको याद करने की ज़रूरत है कि भाई आप शहरों में जाइए और वहाँ पे महसूस कीजिए क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है, मैं आपको लिखाता नहीं, पढ़ाता नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप भी समझने की कोशिश कीजिए। ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं, इनमें आपको याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो पास होने के उद्देश्य से, अच्छी खासी परसेंटेज बनाने के उद्देश्य से पॉइंट्स को याद करके चला जाता है। अरे भाई याद करने का क्या है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको समझने की चीज़ है। आप शहर में अपने आप को लेके जाइए और रियलाइज़ कीजिए वहाँ पर कि किस तरीके से क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर। उन समस्या को लिख डालिए, जैसे आपकी भाषा है उस भाषा में लिख डालिए। आपको बिल्कुल ऐसी की ऐसी भाषा थोड़ी लिखनी है भाई, अपनी भाषा में लिख दीजिए आप। उसी को कहते हैं अधिगम का, शिक्षण का दूसरा स्तंभ, जिसको कहते हैं अवबोध स्तर। अब आप उस स्तर में हैं। पहले स्तर में बालक को रटाया जाता है, जैसा हमने बताया बालक भी वैसा ही कहे, अपेक्षा यही होती है उससे। बच्चे को पढ़ाया जाता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, इस तरीके से, तो बालक वैसे ही कहता है। उसको पता नहीं 2 तिया का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 3 होता है या नहीं होता, उसको इससे कोई लेना देना। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। अब A4 का मतलब क्या होता है उसको नहीं पता। ठीक है, B फॉर बॉय, बॉय का मतलब क्या होता है उसको नहीं पता। बॉय मतलब लड़का, लड़का का मतलब उसको पता नहीं है क्या होता है। तो वो क्या है, वो प्रारंभिक स्तर होता है, इसमें बच्चे को जैसा बताया जाता है वैसा ही बच्चा लर्न करता है। अब आप दूसरे स्तर में है जिसको अवबोध स्तर कहते हैं। आपको जैसा बताया जाता है उसको आप अपने तरीके से समझेंगे और अपनी भाषा में उदाहरणों के साथ आप उसको पेश करेंगे। आप अपनी तरफ से उदाहरण लगाएंगे उसमें, तो इससे आपका एग्जामिनर भी खुश होगा और आपको भी संतुष्टि मिलेगी। आपको भी कुछ ऐसा लगेगा हाँ मैंने भी कुछ नया किया है। ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए लिखने की। ये सारी चीज़ें हैं। और तीसरा जो सबसे ऊंचा स्तर होता है विमर्शी स्तर होता है, चिंतन स्तर होता है, जिसमें सोचने पे मजबूर किया जाता है। सोच करके, कल्पना कर करके अपने अनुसार लिखते हैं। शोध करते हैं ना, PhD जब करते हैं तब वो सारी चीज़ें होती हैं, अनुसंधान वगैरह। तो आज की इस क्लास में नगरीकरण की हमने समस्याओं को देखा है। आपको कैसे लिखना है इसको, ऐसे नहीं लिखना, आपको डायग्रामेटिकली तरीके से लिखना है। मैंने आपको कई बार बताया है, ऐसे है। ठीक है, और मैंने आपको विभिन्न प्रकार के डायग्राम्स बताए हैं, उस डायग्राम के माध्यम से आपको करना है। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपसे कल। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।